दोस्तों स्वागत है आपका डे 2 के साथ में। कल पहले दिन में हम लोगों ने 40 से 45 ऑब्जेक्टिव कवर कर लिए थे और हमने आपसे वादा किया है कि 15 दिन के अंदर ये सीरीज हम लोग खत्म कर देंगे। तो आज ये पहली यूनिट के लगभग 25 और ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेके आ गए हैं और इसी के साथ लगभग 75-80 ऑब्जेक्टिव पहले चैप्टर से और ये पहली यूनिट आपकी खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को मेरे भाई। सबसे पहला क्वेश्चन है फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस पॉइसन्स इक्वेशन। पॉइसन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है? 11th क्लास में पहले ये कोर्स में हुआ करता था, आपने सुना होगा भैया, पीबी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। पॉइसन का नियम है ये। किसका नियम है भैया? पॉइसन का नियम है। क्या है भाई? पीबी की पावर गामा बराबर नियतांक या फिर कांस्टेंट। 11th क्लास में ये व्यक्ति को पढ़ने को मिल जाता है भाई, ठीक है। उसके बाद इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस, कल हमने आपको बताया था एडियाबेटिक का मतलब होता है रुद्धोष्म प्रक्रम, जिसमें जो हीट है वो चेंज नहीं होता भाई, ठीक है। गांव में भूसा वाला एग्जाम्पल बताया था, जिन लोगों ने नहीं देखा पहली वीडियो से देखना स्टार्ट करो। इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस यानी रुद्धोष्म प्रक्रम में टी एंड बी, जो टी यानी टेम्परेचर है, वी यानी वॉल्यूम है, आर रिलेटेड यानी कैसे आपस में कनेक्टेड है। तो कैसे कनेक्टेड है भाई? टीबी की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट। सरल भाषा में कहें तो भैया ये पीबी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है। हम लोगों को फार्मूला पता होता है पीबी बराबर आरटी मेरे भाई, ठीक, तो हमें पता होता है। तो अगर हमें इसे बी तो बी रहेगा, अगर हमें यहां से पी हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, यहां से भैया पी का मान निकाल के इसमें रख देते हैं और जब पी का मान निकाल के रखते हैं तो है ये भी पॉइसन की इक्वेशन। बस जब यहां से मान रख देते हैं तो बदल के हो गई टीबी की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट भाई, ठीक है। तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पॉइसन इक्वेशन है, ये भी पॉइसन इक्वेशन है, लेकिन ये टी और बी के बीच में है। टी बोले तो टेम्परेचर, बी बोले तो वॉल्यूम, पी बोले तो प्रेशर, मतलब दाब मेरे भाई, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है क्या द करेक्ट स्टेटमेंट इज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। पिछली साल उससे पिछली साल जितनी बार पेपर आया सब में ये क्वेश्चन आया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। क्या है? स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व, यानी जो एडियाबेटिक कर्व का स्लोप होता है वो गामा गुना होता है किसका? आइसोथर्मल कर्व का। आइसोथर्मल कर्व क्या होता है भैया? आइसोथर्मल का मतलब होता है समतापी। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? समतापी। एडियाबेटिक का मतलब रुद्धोष्म, तो रुद्धोष्म वाला जो है वो ज्यादा होता है, उसका स्लोप ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? आइसोथर्मल का गामा गुना हो जाएगा। कैसे चित्र बनेगा अभी वो भी नीचे दिखाएंगे, यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा भाई। इन द एडजॉइनिंग पीबी डायग्राम, यानी P बोले तो प्रेशर, V बोले तो वॉल्यूम, अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बनाएं, द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन AB, AC एंड AD। भैया ये एक डायग्राम है, इसमें देखो एक लाइन दिख रही है AB, ये क्या दिखा रहा है? AC किसका स्लोप दिखा रहा है भाई, और AD किसका स्लोप दिखा रहा है? तो यहां पे हमने लाइन से लिख रखा है, जो सबसे पहला वाला AB आपको ग्राफ दिख रहा है, सीधी लाइन दिख रही है, ये आइसोबारिक है। आइसोबारिक क्या होता है? जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है भाई। इसका मतलब क्या? इधर की तरफ कौन चल रहा है? प्रेशर चल रहा है, इधर की तरफ वॉल्यूम चल रहा है। आप यहां A पे देखो प्रेशर इतना है, आगे बढ़ो इतना है, आगे बढ़ो इतना, B पे देखो तब भी इतना ही है। यानी इस पूरी सीधी वाली लाइन पे P का मान नहीं चेंज हो रहा है। तो P का मान नहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये आइसोकोरिक को दिखा रहा है। आइसोथर्मल क्या है भैया? ये आइसोथर्मल है। दूसरा वाला जो ग्राफ दिख रहा है ये आइसोथर्मल है। और अभी हमने आपको ऊपर बताया आइसोथर्मल वाला जो ग्राफ है उसका गामा गुना करना पड़ेगा, तब एडियाबेटिक मिलेगा। यानी एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होगा, ज्यादा ढाल होगी। यार स्लोप मतलब ढाल सरल भाषा में, तो इसमें सबसे ज्यादा ढाल दिखाई दे रही है तो ये एडियाबेटिक है। इससे कम ढाल वाला कौन है? आइसोथर्मल है, यानी समतापी है। और ये बिल्कुल सीधा है तो ये समदाबी है, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है? सम आयतनिक। अगर कोई लाइन ऐसी खिंच जाती तो वो आइसोकोरिक हो जाता, ऐसी है तो ये आइसोबारिक है मेरे भाई, ठीक। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन इज। ये बहुत पूछा जाता भैया, समतापी प्रक्रम में कार्य बताओ, रुद्धोष्म में कार्य बताओ। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर वर्क का फॉर्मूला होता है W बराबर RT log V2 अपॉन V1। भैया इसे कतई याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। इन सबके प्रूवमेंट भी हैं जो हमने डिटेल में कराए हुए हैं, यूट्यूब पे भी सब कुछ पढ़ा रखा भाई, बहुत सारा कंटेंट है, ठीक है। उसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है उसमें आप पढ़ सकते हो, सारी की सारी चीजें करा रहे हैं। उसके अलावा एप्लीकेशन का लिंक है भाई, वहां पे भी सब डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव सब पढ़ा रखा है, बस पढ़ने की देर है भाई, ठीक है। तो वर्क डन इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का एक फार्मूला ये भी होता है W बराबर R गामा -1 T1 -2। तो ये भी सही है, ये भी सही है। ये किसके लिए? ये आइसोथर्मल के लिए है। ये किसके लिए? एडियाबेटिक के लिए। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मान के चलो 1, 2 और 1
एक अभी हमने क्वेश्चन बताया था, कौन सा, ये गामा इंटू स्लोप वाला। ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट इनटू मैकेनिकल वर्क, जो ऊष्मा को कार्य में कन्वर्ट करती है उसे क्या कहते हैं भैया, उसे कहते हैं इंजन। एक आदमी था कार्नोट, उसने बनाया था कार्नोट इंजन। क्या बताया था उसने कि बोले 100% हीट जो है वर्क में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा इंजन बना देंगे। लेकिन वो जिंदगी में कभी भी प्रैक्टिकली बन नहीं पाया, खाली कॉपियों में ही रह गया। उसे एक आइडियल यानी आदर्श इंजन मान लिया गया। आज भी जब कोई इंजन बनता तो उसकी उसी से तुलना जरूर कर लेते हैं, प्रैक्टिकली उसे पॉसिबल नहीं करा जा सका। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एंड हीट इंजन विच कैन कन्वर्ट ऑल द हीट इनटू वर्क, यानी 100% हीट कन्वर्ट कर दे वर्क में, ऐसा नहीं होता भाई। तो द डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट इनटू मैकेनिकल वर्क क्या है, हीट इंजन होता है, जो किसे, हीट को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल वर्क में। 11th के आपको दिन याद होंगे, उसमें क्या एक सोर्स हुआ करता था, एक सिंक हुआ करता था, बीच में क्या होता है कार्यकारी पदार्थ यानी वर्किंग सब्सटेंस हुआ करता था भाई। हीट का टेम्परेचर मतलब सोर्स का टेम्परेचर T1 जहां से हीट आ रही है T1 मानते थे, सिंक जहां पे बची हुई हीट जा रही है टेम्परेचर T2 मानते थे। इस तरीके से पूरा एक इंजन प्रोड्यूस होता है। तीन चीजें होती हैं भाई, ठीक है। अ कार्नोट साइकिल कंटेन्स, तो कार्नोट साइकिल में क्या क्या होता है भाई, लोग कार्नोट साइकिल में क्या होता है हम आपको दिखाते हैं। याद करो भैया, इस तरीके से कार्नोट साइकिल बना करता था, याद है, इस तरीके से कार्नोट साइकिल बनता है। इसमें दो जो भैया आपको लाइनें दिख रही हैं, ये आइसोथर्मल की होती हैं और दो एडियाबेटिक प्रोसेस की होती हैं, ठीक है। एक बार उठाते हैं, सोर्स से हटाते हैं, फिर रखते हैं, फिर जो स्टैंड होता है इंसुलेटिंग उस पर रखते हैं, पूरा एक प्रोसेस है सर जी, ठीक है, पढ़ाया हुआ है। लेकिन कुल मिला के जो कार्नोट चक्र है, कार्नोट साइकिल है, इसमें दो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं और दो एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं। द एरिया ऑफ पीबी डायग्राम, सीधी सी बात है, कल आपको बता चुके हैं। W यानी कार्य किसके होता है, P डेल्टा V के, यानी दाब आयतन ऊर्जा के बराबर होता है किया गया कार्य, मतलब W बराबर P डेल्टा V, यानी द एरिया ऑफ पीबी डायग्राम। पीबी डायग्राम का एरिया क्या दिखाएगा, तो भैया वर्क दिखाएगा। कल आपको बताया था कि अगर ऐसे कोई भी ग्राफ है तो जो इसके नीचे का एरिया होता है ये किए गए वर्क यानी कार्य के बराबर होता है। तो वर्क डन पर साइकिल ये आपको दिखाएगा भाई। अगला क्या है, इफ द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक आर T1 एंड T2, ध्यान से समझ लो मेरी बात, सोर्स का टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होगा। इसके ऊपर अभी हम लोग सवाल लगाएंगे। कह रहा जो सोर्स है उसका टेम्परेचर T1 है, सिंक का टेम्परेचर T2 है, तो इफिशियंसी क्या होगी। इफिशियंसी मतलब होता है दक्षता, काम करने की क्षमता। बहू हमारी गृह कार्यों में दक्ष है, यानी बहू हमारी कैसा काम कर रही है, उसकी इफिशियंसी क्या है। कि बहू भैया बढ़िया अगर आ गई तो मौज कट जाएगी, वरना पैसा तुम 50,000 60,000 10,000 कितना भी कमाओ, बहू कहेगी पैसा है ही नहीं हमारे पास, डेली कलेश होएगा भैया। शहर वाली होगी तो कचेरी ले जाएगी, गांव वाली होगी अब मट्टी तेल झड़क के आगे लगाई नहीं, वो वाला मामला हो जाए। लेकिन अगर आदमी सही है, इफिशियंसी बेहतरीन है, तो नहीं भी है तब भी काम हो जाएगा भैया। ईटा से लिखते हैं, काय लिखते हैं, ईटा से। फार्मूला 1 माइनस का T2/T1 हो जाएगा। ये फार्मूला का तो याद कर लो, इसे हिंदी में दक्षता, अंग्रेजी में इफिशियंसी कहते हैं मेरे भाई, ठीक। इफ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज लोअर, अगर सोर्स का टेम्परेचर कम है, जहां से हीट आ रही है वही कम है, तो इफिशियंसी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जब उतना इंतजाम ही नहीं है तो क्या होगा, इफिशियंसी हो जाएगी कम। देन द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज डिक्रीजेज, कार्नोट इंजन इज लोअर, तो डिक्रीजेज मतलब कम हो जाएगी। द इफिशियंसी ऑफ अ रिवर्सिबल हीट इंजन, इफिशियंसी ऑफ जो रिवर्सिबल हीट इंजन है यानी कार्नोट इंजन ही कह लो, उसकी इफिशियंसी डिपेंड नहीं करती किस पे, डज नॉट डिपेंड अपॉन वर्किंग सब्सटेंस। अभी फार्मूला दिखाया, ईटा बराबर 1 माइनस T2/T1, सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है भाई। सब्सटेंस वर्किंग कौन सा, उससे कोई भी मतलब नहीं है, यानी वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती। द इंजन हैविंग मैक्सिमम इफिशियंसी, अभी बताया जो कार्नोट ने बताया भैया, वो बताया कि 100% इफिशियंसी, पूरी हीट कन्वर्ट कर देंगे वर्क में। तो कार्नोट इंजन मैक्सिमम इफिशियंसी दिखाता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द इंजन हैविंग मैक्सिमम इफिशियंसी, अभी आपको बता चुके हैं कार्नोट इंजन है भाई। अगला है द इफिशियंसी ऑफ अ रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 127। अब एक चीज याद रखना, बच्चे गलती ये करते हैं जो पहले लिखा होता है उसे T1 मान लेते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं भाई। सोर्स के पास हमेशा ज्यादा टेम्परेचर होगा भैया। अरे सोर्स के पास कम कैसे हो जाएगा, सोर्स के पास हमेशा ज्यादा होगा। तो जो ज्यादा टेम्परेचर है ये T1 है, जो कम टेम्परेचर है भाई ये T2 है। इफिशियंसी यानी ईटा आपसे पूछ रहा है, लेकिन ये दे रखा है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो भैया डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ेंगे जो बन जाएगा केल्विन। T1 का मान 400 केल्विन आ गया, T2 का मान 300 केल्विन आ गया। ईटा का मान 1 माइनस T2/T1 होता है, 1 ऐसे रखा। T2 का मान 300, T1 का मान 400, 0 0 उड़ा दिए, 4 1 कम 4 में गए, 3/1/4, 1/4 इफिशियंसी आ गई। लेकिन
कह रहा परसेंटेज में बताओ, तो ले भैया 100 से गुणा कर दी। ऐसे ही तो परसेंटेज निकालते हैं। इंटरमीडिएट में नंबर कितने थे 500, मिले कितने 400, गुणा करते थे 100 से 80% बन जाती थी। तो ले भैया 1/4 की 100 से गुणा कर दी, 25% आ गया भाई। एन आइडियल हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टू टेम्परेचर, दो टेम्परेचर 600 केल्विन और 900 केल्विन पे ये काम कर रहा है भैया। द इफिशिएंसी ऑफ द इंजन निकालो भैया। बिल्कुल कैसे निकालोगे, जो ज्यादा है वो T1 है। ले भैया जो ज्यादा है वो क्या है T1 है, जो कम है वो क्या है T2 है। फार्मूला क्या है, ईटा बराबर 1 माइनस का T2 बटे T1 है। मान रख दो 1 रख दिया, माइनस का T2 की जगह 600 रख दिया, बटे में 900 रख दिया, 0 0 उड़ा दिया, 2 3 6 काट दिया, 3 दूनी 6 काटा, 3 3 9 काट दिया, 3 1 कम 3 में गए 2 कितना बचा, 3 में गए 2 कितना 1/3। 100 से गुणा कर देंगे, लगभग 33.3% या विकल्प में जो भी दे रखा है 33% आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है। द इफिशियंसी ऑफ अ रिवर्सिबल हीट इंजन डज नॉट डिपेंड अपॉन वर्किंग सब्सटेंस, आपको बता ही चुके हैं, सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। द इफिशियंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन वर्किंग विद द सेम टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर सबका सेम है, 4 है भैया, वर्किंग सब्सटेंस अलग अलग है, काम करने वाला सब्सटेंस अलग अलग है, लेकिन टेम्परेचर सोर्स सिंक के अगर सेम है तो क्या होएगा, तो भैया सबकी इफिशियंसी भी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि वर्किंग सब्सटेंस से मतलब है ही नहीं। लेकिन द इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, तो जूल थॉमसन जो एक्सपेंशन होता है, जूल थॉमसन इफेक्ट आपको पढ़ाएंगे, पढ़ा भी रखा है शायद हमने यूट्यूब पे भी पब्लिक करा हुआ। तो जूल थॉमसन जो एक्सपेंशन है वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल मतलब इससे ये दोनों तरफ डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है, उसे रिवर्सिबल कहते हैं। इरिवर्सिबल मतलब केवल एक डायरेक्शन है, एक बार दूध से दही बना दिया, दही से दूध दोबारा नहीं बना पाएंगे भाई। फॉर द सिमिलर चेंज इन वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम में सिमिलर चेंज करें, वर्क डन इन मिनिमम, सबसे कम कार्य होगा किसमें, अगर आयतन में चेंज बिल्कुल समान तरीके से हो रहा तो एडियाबेटिक प्रोसेस में सबसे कम कार्य होगा। फॉर द सिमिलर इंक्रीज इन वॉल्यूम, अगर बढ़ाएं वॉल्यूम सिमिलर तरीके से, तब किसमें कार्य सबसे ज्यादा होगा, तो भैया आइसोबारिक प्रोसेस में सबसे ज्यादा कार्य होगा। क्यों, क्योंकि V बढ़ने का मतलब है W बराबर P इंटू V, P कांस्टेंट बना रहेगा, V की वैल्यू बढ़ेगी तो कार्य ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। उसके बाद है भैया इन फ्री एक्सपेंशन ऑफ अ रियल गैस, अगर किसी गैस का फ्री एक्सपेंशन हो रहा, जाहिर सी बात है गैस अपना टेम्परेचर खत्म करेगी तभी फैलेगी, एक्सपेंड करेगी, तो भैया इसमें टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा यानी डिक्रीज हो जाएगा भाई। A reversible heat engine और a Carnot engine, यानी जो Carnot इंजन है, कैन हैव 100% efficiency if the temperature of the sink का टेम्परेचर कितना हो जाए कि 100% इफिशियंसी हो, तो सिंक का भैया 0 करना पड़ेगा। 0 केल्विन अगर सिंक का टेम्परेचर है तो इफिशियंसी उसकी 100% हो जाएगी भाई। ठीक, अगला क्या है, आ कार्नोट इंजन वर्क्स बिटवीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री। 0 यानी अब आप बताओ T1 का मान कितना है, 100 है, T2 का मान कितना है, 0 है। इफिशियंसी आपसे पूछ रहा, लो जे T1 हो गया, जे T2 हो गया, जे फार्मूला हो गया, जे घटाया, जे 26.8% आंसर आ गया। सेम वैसे ही सवाल चल रहा है। इस तरीके के पेपर में 2 से 3 सवाल जरूर आएंगे भाई। मान के चलो 100 क्वेश्चन आते हैं, 75 आपको टिक लगाने होते हैं। कईयों को भरोसा नहीं हो रहा होगा सर जी पेपर मल्टीपल चॉइस, सर बीएससी करने का फायदा क्या, पेपर मल्टीपल चॉइस हो रहा भाई, हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं मल्टीपल है, वो देखो लगा के देखना पड़ेगा ना सवाल, तभी तो टिक लगाओगे। तुक्का या तो लगाते रहो वो अलग बात है। अब एक हम आपको दे रहा है क्वेश्चन, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट्स इंजन वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर 125 है और 15 है। भैया हमने जोड़ के दिखा दिया है, 273 इतना हो गया, 273 जोड़ दिया इतना हो गया। ईटा का मान आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, हमने मान भी यहां रख दिए हैं आपको। 398 में से 398 कम 398, 288 घटा लेना, भाग दे देना, 100 से गुणा कर देना, क्योंकि परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करनी पड़ेगी। जो आएगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद फॉर इंक्रीजिंग द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट्स इंजन, अगर कार्नोट इंजन की इफिशियंसी बढ़ानी है, दक्षता बढ़ानी है, तो क्या करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, सिंक का टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। सिंक का टेम्परेचर कम करते करते 0 पे ले आओ, इफिशियंसी 100% हो जाएगी। कैसे हो जाएगी सर जी, सिद्ध करके बताओ। लो यहां देखो, यहां देखो, यहां फार्मूला क्या होता है बताओ, ईटा बराबर 1 माइनस का T2 बटे T1। T1 क्या है, सोर्स का टेम्परेचर है, T2 क्या है, सिंक का टेम्परेचर है। अगर सिंक का टेम्परेचर 0 कर दोगे तो जो पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, एक परसेंटेज में निकालेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो 100% इफिशियंसी हो जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है भाई, तो टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सिंक, सिंक का टेम्परेचर कम करते चले जाओ, इफिशियंसी अपने आप बढ़ती चली जाएगी। जब 0 पे पहुंच जाओगे तो इफिशियंसी 100% हो जाएगी भाई। ठीक है, तो कल से लेके आज तक जो 2 दिन आपने देखे हैं भाई, कल लगभग हम लोगों ने 45 क्वेश्चन कवर करे थे और 25 क्वेश्चन हम लोगों ने आज कवर करे हैं भाई। ठीक है,
तो ये 70 क्वेश्चन हो गए अपनी पहली यूनिट से। ऐसे टोटल 8 यूनिटें होने वाली, लगभग 600 के करीब विकल्प हम लोग पढ़ने वाले हैं और इन 600 विकल्प को पढ़ते पढ़ते आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसे पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप चाहते हो सब कुछ एक जगह, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, ये वो पीडीएफ कहीं ढूंढना नहीं चाहते, ये पीडीएफ कहां मिलेगी? टेलीग्राम पे जाके BD Academy BSc सर्च कर लेना, मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां पे सब कुछ सारा कंटेंट एक जगह पे, ये वीडियो भी उसमें मिल जाएगी भाई, तो उसे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।